हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आज थोड़े अच्छे ही होंगे। तो आज हम अपना लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट जो लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन वो कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि द न्यूट्रिशन इज द लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड द सेकेंड लाइफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन नाम सुन के क्या याद आता है? सांस लेना, सांस छोड़ना, बट नॉट रेस्पिरेशन इज नॉट इनहेलेशन नॉट एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस होती है, इसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस in which food is break down and energy is released। तो रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस, एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें जो फूड हमने न्यूट्रिशन में हमने इनटेक किया था और वह हमारा ब्लड वेसल्स थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब किया था, ब्लड वेसल्स ने एब्जॉर्ब किया था, वही फूड अब पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है थ्रू द ब्लड की हेल्प से, और एवरी सेल्स में, सभी सेल्स में जाकर अब उस फूड का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और यही जो प्रोसेस कहलाती है यही कहलाती है रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों ही एक दूसरे से अलग प्रोसेस होती हैं। ब्रीथिंग क्या है? नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स सांस लेना और एक्सहेलेशन मीन्स सांस छोड़ना। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है? इनहेलेशन की हेल्प से जो हमने ऑक्सीजन इनटेक की वही ऑक्सीजन फूड के साथ मिक्स होकर एनर्जी प्रोवाइड करती है, वह प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन? ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या होती है? फिजिकल प्रोसेस है। जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज अ केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फूड ब्रेक डाउन होकर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, इसलिए इसे केमिकल प्रोसेस कहते हैं। अब ब्रीथिंग, अब आप जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो आपको एनर्जी की नीड होती है। क्या एनर्जी लगती है उसमें सांस लेने और छोड़ने में? यस। तो ब्रीथिंग में क्या होता है? एनर्जी इज यूज्ड। इसमें एनर्जी का यूज होता है जिसमें हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। सांस लेते हैं जब आप सो रहे होते हैं, कुछ चल रहे होते हैं, बातें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमको एनर्जी की नीड होती है। और जब हम सांस लेते हैं इसके लिए तो हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और यह एनर्जी हमें किसके हेल्प से मिलती है? रेस्पिरेशन के हेल्प से मिलती है। यानी इसमें क्या होती है? एनर्जी जो होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रिलीज होती है। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है और ब्रीथिंग में एनर्जी का यूज होता है। ब्रीथिंग में क्या होता है? ब्रीथिंग में जो प्रोडक्ट ऑक्सीजन यूज होती है, इन ब्रीथिंग इट इज अ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन यानी जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस एंटर होती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं जिसे कहते हैं एक्सहेलेशन, तो इसमें क्या होता है? हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। बट इन द रेस्पिरेशन द इनहेल्ड गैस, द ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड। यहाँ पर फूड का ब्रेकडाउन होता है और वही ऑक्सीजन हमारे एनर्जी के लिए, हमारे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प होती है। क्लियर दैट? तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन इनमें डिफरेंस होता है। ब्रीथिंग एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से रेस्पिरेशन प्रोसेस आगे कंटिन्यू होती है, क्योंकि जब हम ब्रीथिंग की हेल्प से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन इंसर्ट करते हैं, इनहेल करते हैं,
वही ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होकर हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में या उसको सिंपलर फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। अब हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, इस पूरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में इंक्लूडिंग फॉर्म होते हैं, इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है, लेकिन सबसे उसके पहले हम ये समझेंगे कि आखिर हमारा जो बॉडी है वह एनर्जी कैसे रिलीज करती है, कैसे प्रोवाइड करती है। तो हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस जैसे कि हमने पढ़ा क्या है, केमिकल होता है। केमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि यह हमारे कहां पर होता है, इनसाइड द बॉडी। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वह कहां पर होती है, इन द सेल्स। रेस्पिरेशन प्रोसेस कहां होती है, इन द सेल्स। जैसे कि हमने क्या पढ़ा, इन द न्यूट्रिशन द फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड। डाइजेस्टेड फूड जो हमने पढ़ा ना, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब कर लेती है थ्रू द ब्लड वेसल्स, और ब्लड में मिक्स होकर फूड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और यही फूड जब हमारे सेल्स में, ईच सेल्स में पहुंचता है, हर एक सेल में पहुंचता है, और यह सेल क्या करती है, उस फूड को, अब हमारा फूड किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, C6H12O6। और जब यह ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइंड होती है, तो ऑक्सीजन इसको बर्न करती है और इसको किसमें कन्वर्ट कर देती है, पायरुवेट। पायरुवेट क्या है, ग्लूकोज का एक सिंपलर फॉर्म है, जिसमें ग्लूकोज में यहाँ पर 6 कार्बन होते हैं, और ये पायरुवेट कितना होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का बना होता है। यानी कि ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये जो ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं, और कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, यानी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये प्रोसेस कहां पर होती है, इन द सेल एंड इन द साइटोप्लाज्म। अगर आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है इन द 9th क्लास, तो आप जानते हो कि साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है, यानी एक लिविंग पोर्शन है हमारे सेल का, जहां पर हमारे सारे ऑर्गेनेल्स पहले होते हैं और सारे ऑर्गेनेल्स सेटल्ड होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में सबसे पहले हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वह साइटोप्लाज्म में जाकर स्टार्ट होता है। अब साइटोप्लाज्म में सबसे पहले हमारा जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। अब यह पायरुवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, यह पायरुवेट आगे चलकर हमारे डिफरेंट सेल्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में या अदर ऑर्गेनिज्म में या अलग अलग तरीके से ये इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका रिडक्शन होता है, और यह अपने स्मॉलर एंड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अभी जो पायरुवेट अभी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, आगे चलकर यह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में या लैक ऑफ ऑक्सीजन से इसमें अलग अलग जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा जो साइटोप्लाज्म में जो पायरुवेट फॉर्म होता है, अगर इसको पूरी तरह से ऑक्सीजन मिल रही है, यानी कि इसमें पूरी तरह से ऑक्सीजन इसको सप्लाई हो रही है, तो यह पायरुवेट उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर, यानी उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडाइज्ड होकर ये सिंपलर फॉर्म, अपने सिंपलर फॉर्म में यानी कि 1 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनाता है। और यह प्रोसेस कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हम हमारा जो रेस्पिरेशन, जैसे आपने पढ़ा हो कि रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर ये जो पायरुवेट है, अब पायरुवेट अब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर इसको ऑक्सीजन पूरी तरह से मिल रही है, in the presence of oxygen it convert into carbon dioxide, water and energy। अभी कार्बन डाइऑक्साइड आप देखना, पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 1 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो फूड है, यानी ग्लूकोज है, तो पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है, पूरा अपने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होकर एनर्जी प्रोवाइड करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग इनहेल कर देते हैं, सॉरी एक्सहेल कर देते हैं, हमारी बॉडी उसे रिलीज कर देती है थ्रू द ब्रीथिंग प्रोसेस, एक्सहेलेशन प्रोसेस। वाटर
कुछ वाटर हमारी बॉडी हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है और कुछ जो होता है वह हमारे एक्सेलेशन के साथ वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और जो एनर्जी है वह एनर्जी हमारी बॉडी में सेल में स्टोर जाती है। और सेल में किस ऑर्गेनल में स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी ये जो प्रोसेस होती है वह किसमें कंप्लीट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। That's why mitochondria is known as the powerhouse of the cell। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एनर्जी फॉर्म हो रही है यह एनर्जी उस माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। अब एक्चुअली आप देख रहे हो कि ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है या ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है यह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए इस रेस्पिरेशन को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होना, जिसमें ऑक्सीजन का यूज किया जा रहा है। ऑक्सीजन की हेल्प से ये जो फूड है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है और कंप्लीटली ब्रेक होकर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी सेल में स्टोर हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है और हमें टाइम टू टाइम हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए प्रोवाइड की जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट है, मान लीजिए कि अगर यही पायरुवेट यानी कि ये जो ग्लूकोज है अगर उसको लैक ऑफ ऑक्सीजन, मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी को जब हम बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की नीड होती है, पर हमारी बॉडी उसको बहुत ज्यादा गेन नहीं कर पाती तो और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पाती है तो हमारी जो मसल्स होती हैं ये मसल्स क्या करती हैं? लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में भी वह ऑक्सीडेशन एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती हैं। और यह जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है? मसल्स में होती है। इन मसल्स में हमारी मसल सेल्स क्या करती हैं? इस पायरुवेट को लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी में भी उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। बट इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वह होता है लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है। क्लियर? अभी लैक्टिक एसिड जो हमारे कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्रैम्प मतलब कि हमारी मसल्स में पेन होने लगती है, थकान होने लगती है। और ये थकान किसके कारण होती है? ये जो हमारा जो लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है उस लैक्टिक एसिड के कारण हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं और पेन होने लगता है। अब हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड है तो हमारी मसल्स क्या करती हैं? ऑक्सीजन की कमी में भी, ऑक्सीजन की एब्सेंस में या ऑक्सीजन की लेस सप्लाई में भी वह एनर्जी प्रोवाइड करने का, एनर्जी को बनाने का काम करती हैं। और साथ में एक जो प्रोडक्ट फॉर्म करती है वह होता है लैक्टिक एसिड। इसको लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन भी कहा जा सकता है, लैक्टिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एक और होता है जिसमें कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मान लीजिए अगर ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, ये जो पायरुवेट है वह इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यह ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रही है, फिर भी इसमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। पायरुवेट अपने मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और यह बना देता है इथेनॉल, इथेनॉल बनाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। और मोस्टली यह जो प्रोसेस होती है, यह जो प्रोसेस कंप्लीट होती है वह होती है ईस्ट में। ईस्ट जो कि फर्मेंटेशन में हेल्प होता है, जिसको शुगर बनाने में या वाइन बनाने में यूज किया जाता है। शुगर से जब वाइन बनता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस में ईस्ट का यूज किया जाता है। और ईस्ट तो जो रेस्पिरेशन होता है वह एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इसलिए वह क्या किसमें कन्वर्ट, पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इथेनॉल में, अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे वह अपनी ग्रोथ करता है। अब अगर आप इन तीनों में देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन कंप्लीट हो रहा है वह कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में और इनकम्प्लीट ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन में कंप्लीट होता है वह कहलाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक और एनएरोबिक नाम से ही समझ में आ रहा है। एरोबिक मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प से फूड का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और अपना एंड प्रोडक्ट क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और यही एनर्जी
फिर इसमें स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। और यह एटीपी, जिसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, यह एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी को प्रोवाइड की जाती है टाइम टू टाइम हमारी बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। और इनमें जो एनर्जी बनती है, यह एनर्जी बहुत ही लेस क्वांटिटी में कम होती है, बहुत कम मात्रा में बनती है। और सबसे ज्यादा जो एनर्जी बनती है वह होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में बनती है। तो दिस इज द कंप्लीट डाइजेशन या कंप्लीट breakdown of food and form the energy. This process is known as respiration. It is clear to all. अगर respiration अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो वह कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की absence में या लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है या ऑक्सीजन की कमी में होता है तो उसे कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? चलिए थोड़ा डिफरेंस भी पढ़ते हैं हम एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? What is the difference between aerobic and anaerobic respiration? तो नाम से समझ में आता है एरोबिक यानी कि इट ऑकर्स in the presence of ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और यह किसमें होता है? इन absence ऑफ या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। यह प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है? इट हैपेंस इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। यह प्रोसेस कहां पर कंप्लीट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह कहां पर होती है? इट हैपेंस इनटू ईस्ट। ईस्ट में कब होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में या फिर हमारी बॉडी की मसल्स में होती है, यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इसमें एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? एक तो आपका इथेनॉल जो कि ईस्ट की हेल्प से बनता है, या फिर लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। क्लियर? In this respiration, more energy is released. इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। और इस प्रोसेस में क्या होता है? लेस एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज तो होती है बट एनर्जी कैसी होती है? कम मात्रा में होती है, रिलीज। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनएरोबिक या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा या लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। यह प्रोसेस कहां पर कंप्लीट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और यह कहां पर होती है? या तो ईस्ट सेल में या फिर हमारे मसल्स में होती है। इसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है वह क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इसमें एंड प्रोडक्ट क्या होता है? एथेनॉल या जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और लैक्टिक एसिड जो कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड, नाम से रिजेंबल रखेगा कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, बहुत ज्यादा प्रोवाइड होती है, जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। और इसमें एनर्जी जो रिलीज होती है वह लेस क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हमारी मसल्स में क्रैम्प्स क्यों होने लगते हैं, फैटिग यानी कि थकान क्यों हो जाती है? तो इसका रीजन यही है कि जब हम बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या एथलीट जो होते हैं जो रनिंग करते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है। और उस ऑक्सीजन की सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी को उतना ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होता है, और उससे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमारी मसल्स
रेस्पिरेशन प्रोसेस करने लगती हैं और फूड को ब्रेक डाउन करती हैं, लेकिन क्या बना देती हैं, लैक्टिक एसिड बनाती हैं, और यही लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द क्रैम्प्स इन द मसल्स एंड फैटिग, यानी कि थकान के लिए, जिसके कारण से हमारी मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो अब हमारा तो ये होगा कि किस तरह से रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है इन द सेल। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे कौन सा ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है, जैसे कि आप जानते हो कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा कौन सा बॉडी पार्ट यूज होता है, या तो हम अपने नाक से सांस लेते हैं, अपने मुंह से सांस लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेफली क्या होता है, हमारी नोज से, नोज के थ्रू, यानी कि नाक के द्वारा सांस लेना। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्गन है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वह होता है हमारा नोज, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, गैस को या एयर को एंटर करते हैं। अब नोज के बाद हमारा आता है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज यानी कि हमारा जो नाक के अंदर की जो स्पेस होता है, जहां पर हेयर्स होते हैं, स्मॉल हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और एक बहुत ही चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं म्यूकस। अब ये क्या करते हैं, ये हेयर और जो म्यूकस होते हैं ये हमारी नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और हमारे एयर के साथ इंटर होने वाली जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, उनको क्या कर देते हैं, ये उसके साथ अपने साथ चिपका लेते हैं, अपने साथ उसको थ्रो आउट कर बाहर की तरफ रखते हैं, और केवल हमारे जो एयर होती है वह एंटर करती है। आफ्टर दैट अभी जो एयर है वो कहाँ जाती है, हमारा ये जो नेक्स्ट पाथ बना हुआ है यह कहलाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग इज द कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर। यह फेरिंग्स क्या है, हमारा फूड और एयर दोनों का साथ में ले जाने वाला एक कॉमन पाथ है, जिसकी हेल्प में से फूड और एयर दोनों साथ में एंटर करते हैं। उसके बाद हमारा जो फेरिंग्स है, अब ये फेरिंग्स आगे जाकर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक तो फूड पाइप में और दूसरा लैरिंग्स में। लैरिंग्स जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, तो ये लैरिंग्स जिसके जब हम जो हमारी वॉइस निकल रही है, आवाज निकल रही है, तो किसकी हेल्प से निकलती है, लैरिंग्स की हेल्प से। आप यहाँ पर अपने प्रोमिनेंट एक उभरा हुआ सा हिस्सा आप टच करते हो तो देख सकते हो, फील कर सकते हो कि हमारे यहाँ पर एक उभरा हुआ सा हिस्सा होता है, जिसके कारण से हमारा जो वॉइस है, जब हम बोलते हैं तो इसमें वाइब्रेशन होता है, और वॉइस बॉक्स की हेल्प से ही हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। तो जो हमारा फेरिंग्स है आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैरिंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। आगे चलकर यही लैरिंग्स हमारा जो बन जाती है ट्रैकिया या विंड पाइप। एक फूड पाइप और दूसरा विंड पाइप। फूड पाइप जिसकी हेल्प से फूड इंटर करता है थ्रू द ऑइसोफेगस, और दूसरा हमारा जो विंड पाइप जिसकी हेल्प से एयर इंटर करती है, और दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटा सा वॉल्व होता है जो कि इनको दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। इस आप देख सकते हो कि इस ट्रैकिया के ऊपर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कार्टिलेजेस रिंग्स होती हैं। अभी कार्टिलेजेस रिंग्स क्यों प्रेजेंट होती हैं, ताकि हमारा जो विंड पाइप है यानी जो हमारा ट्रैकिया है वह कोलैप्स होने यानी कि पिचकने से बच जाए। वह जब कभी एयर इंटर करती है, और एयर जब इंटर कर रही है, अगर मान लीजिए अगर हमारे ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेज रिंग्स नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स यानी कि पिचक जाएगा, और पिचकेगा तो क्या होगा कि हमारा जो एयर है वह अंदर इंटर नहीं कर पाएगी। तो उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए, पिचकने से बचाने के लिए इसके ऊपर ये कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण हमारा ट्रैकिया अपनी जगह पर स्टेबल रहता है। अब ये ट्रैकिया आगे चलकर टू पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा चेस्ट कैविटी, हमारे ट्रैकिया जो हमारे चेस्ट कैविटी में आता है, तो हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स। ये टू लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ट्रैकिया आगे चलकर इन टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, और एक लेफ्ट लंग और एक राइट लंग, दोनों लंग्स में यह ट्रैकिया डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसके पार्ट्स को बोलते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई हमारा ट्रैकिया जो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है ये कहलाता है ब्रोंकाई, और यही ब्रोंकाई आगे चलकर मैनी पार्ट्स में, मैनी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कई सारी शाखाएं बना लेते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये कहलाते हैं हमारे ब्रैंकियोल्स। इन्हीं ब्रैंकियोल्स के लास्ट पार्ट में कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं एल्वियोलीज, एयर सैक्स, जिसके अंदर जो हमारी एयर इंटर कर रही है लंग्स में, यह एयर हमारी ट्रैकिया, हमारे ब्रोंकाई, ब्रैंकियोल से होती हुई इन एयर सैक्स में बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही पतले थिन वॉल्ड होती हैं, पतली पतले
वॉल की बहुत ही पतली दीवार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड इन द अवर लंग्स, इन वन लंग्स मिलियंस ऑफ एल्वियोलीज आर प्रेजेंट। ये एल्वियोलीज की नंबर होते हैं, मिलियंस ऑफ एल्वियोलीज होते हैं, जिसके कारण हमारे लंग्स में एयर के एक्सचेंज के एरिया को, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके। तो ये एल्वियोलीज क्या करते हैं? एल्वियोलीज एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पढ़ा है आपने कि किस तरह से हमारे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो गैसेस क्या करती हैं? गैसेस एक्सचेंज होती हैं इन द हेल्प ऑफ एल्वियोलीज। ये एल्वियोलीज क्या करती हैं? हमारे ब्लड से, यहाँ पर बहुत सारे एल्वियोलीज, बहुत सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में बहुत सारी ब्लड वेसल्स रन करती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स अपने साथ कंटेन कर रखते हैं। और जब हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन इंटर करती है तो यह ऑक्सीजन हमारे इन एल्वियोलीज की हेल्प से, इन ब्लड वेसल्स की हेल्प से ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है, ब्लड में चली जाती है। और जो हमारी बॉडी में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड में मिक्स होकर इन एल्वियोलीज तक आती है। और इस एल्वियोलीज की मेम्ब्रेन की हेल्प से, वॉल की हेल्प से यह ब्लड से निकलकर हमारे एल्वियोलीज में जाती है। एल्वियोलीज से वापस या ट्रैकिया और नेजल पैसेज की हेल्प से होते हुए बाहर थ्रू आउट कर दी जाती है। तो इस तरह से हमारे जो एल्वियोलीज होते हैं, ये एल्वियोलीज हमारे क्या कहलाते हैं? रेस्पिरेटरी ब्रैंकियोल्स, जो हमारे ऑक्सीजन को इंटर करने और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का काम करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है। बट ये वर्क कैसे करते हैं? आखिर एल्वियोलीज कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज में किस तरह से हेल्प करते हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया कि एल्वियोलीज में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती हैं। अब ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? जैसे हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा कि हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वह ब्लड में क्या हो जाता है? अब्सॉर्ब हो जाता है। उसी तरह से हमारा जो ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स में हमारे पढ़ा आपने कि रेड ब्लड वेसल्स होती हैं और व्हाइट ब्लड वेसल्स होती हैं। तो हमारा जो रेड ब्लड वेसल्स में हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन को मतलब अपने में मिक्स करने का काम करके और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है। ये जो ऑक्सीजन हमारी एल्वियोलीज में इंटर करती है, ये ऑक्सीजन इन ब्लड वेसल्स की हेल्प से किसके साथ मिक्स हो जाती है? हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, यानी कि प्योर ब्लड जिसको कह सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है। और यह ऑक्सीजन मिक्स जो ब्लड है वह हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और हमारी बॉडी की सेल्स में जब रेस्पिरेशन प्रोसेस की हेल्प से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन क्या करता है? हीमोग्लोबिन से निकलकर सेल के अंदर जाती है, सेल फूड के साथ मिक्स होकर रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है और फिर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर वापस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि इम्प्योर ब्लड कहलाता है। और यह इम्प्योर ब्लड वापस ब्लड के हेल्प से एल्वियोलीज में आता है। लंग्स में एल्वियोलीज उसको सेपरेट करती हैं फ्रॉम द ब्लड और फिर उसको हमारा जो पार्ट है ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, इन सबसे होते हुए नेजल पैसेज की हेल्प से यह बाहर वापस थ्रो आउट कर दी जाती है। यह प्रोसेस हमारा, यानी कि जो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस एक दूसरे से कंबाइंड फॉर्म में रहती है, क्योंकि अगर ब्रीथिंग नहीं होगी तो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा जो बॉडी है, यानी कि जो हमारा ब्लड है, ये जो हीमोग्लोबिन है, यह हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ब्लड को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के सप्लाई में और उसको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है इन द एल्वियोलीज, इन एल्वियोलीज की हेल्प से। यानी कि एल्वियोलीज क्या होती हैं? हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कह सकते हैं, जिसमें कि हमारा जो गैसेस हैं, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन इन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है। क्लियर है? ओके। आखिर अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करती है हमारी, इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में एक और इंपॉर्टेंट वेसल्स होती हैं जिसको बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? बहुत ही थिन वॉल, जब आर्टरीज और वेन्स बहुत ही दोनों को कंबाइन करने के लिए हमारे वेसल्स जो होती हैं बहुत ही थिन वॉल्ड वेसल्स होती हैं, जिसके थ्रू हेल्प से आर्टरीज, यानी कि जो ऑक्सीजन है वह सेल के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकलकर फिर वापस ब्लड में मिक्स होता है। ये किसकी हेल्प से होता है?
हमारी कैपिलरीज की हेल्प से होता है। और ये कैपिलरीज क्या करती हैं, ये हमारा जो ब्लड है, हमारी जो वेसल्स होती हैं, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है और यहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये ऑक्सीजन वाला जो हमारा जो एल्वियोलीज है, मान लीजिए एल्वियोलीज है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे ब्लड में मिक्स होकर हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो ब्लड में मिक्स है, ब्लड के साथ जो मिक्स हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, इन एल्वियोलीज में जाकर इससे सेपरेट होता है और हमारी एल्वियोलीज इसको हमारे नेजल पैसेज रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हेल्प से इसे थ्रो आउट कर देती हैं। तो एल्वियोलीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करती हैं, क्योंकि यही एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करती हैं। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप क्लियर होगा आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, किस तरह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। अब क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं? यस, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, बट प्लांट्स में हमने पढ़ा कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी होती है और रेस्पिरेशन भी होता है, दोनों प्रोसेस होती हैं। तो प्लांट्स में किस तरह से होता है? इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में डे टाइम में अलग तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है और नाइट में अलग से होता है। इन द डे, देखते हैं डे में क्या होता है। हमने क्या पढ़ा कि डे टाइम द प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ा है हमने कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है? ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन रिलीज होगी इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। लेकिन जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन में क्या होता है? सेम एज ह्यूमन, रेस्पिरेशन में सेम वही प्रोसेस होती है। इसमें फूड फॉर्म होता है, फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर ब्रेक डाउन होगा और क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस और यही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज करी जाती है। तो जो हमारा जो नेट जो रिजल्ट होता है, यानी कि कौन सी गैस रिलीज होगी? नेट रिजल्ट में कौन सी गैस रिलीज होती है? केवल क्या बचती है? ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड इन द डे टाइम। रिलीज्ड डे टाइम में क्या होता है? हमारा केवल ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। बट इन द नाइट, अब रात में क्या होता है? क्या रात में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है? नो, रात में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती। केवल कौन सी प्रोसेस होती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। इन द नाइट नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती। क्यों नहीं होती है रात में? क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज नॉट हैपन। ओनली रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, वो तो डे और नाइट बोथ टाइम ऑकर होता है। और रेस्पिरेशन में कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिसके कारण से ये कहा जाता है कि रात में हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात के समय जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं एंड यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। जबकि दिन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है वो वापस प्लांट्स यूज कर लेते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस और क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। अब बढ़ते हैं, क्या एक्वेटिक एनिमल्स भी रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं? यस, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फिश। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इसका फिश। क्या फिश भी रेस्पिरेशन करती है? हाँ, लेकिन फिश की जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, उसकी जो ब्रीथिंग रेट होती है, वह हमारी ब्रीथिंग रेट से फास्टर होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, फिश क्या करती है? फिश वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज करती है फॉर द रेस्पिरेशन। इसलिए उसको बार बार, क्योंकि वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर की कंसंट्रेशन के ऑक्सीजन से बहुत ही लेस होता है, इसलिए उसको बार बार ऑक्सीजन लेने की नीड होती है। इसलिए इसकी जो ब्रीथिंग रेट होती है
द ब्रीथिंग रेट मतलब सांस लेने की जो दर होती है, वो जल्दी जल्दी सांस लेती है, इज फास्टर इन एक्वेटिक एनिमल्स देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं? जो जमीन में रहते हैं। ऐसे एनिमल्स जो जमीन में रहते हैं। अब जमीन में रहने वाले एनिमल्स क्या करते हैं? डायरेक्ट कार्बन जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है वो उसका यूज करते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो किसका यूज करते हैं? वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसका यूज करते हैं। इसलिए जो फिश होती है वह बार बार जल्दी जल्दी ऑक्सीजन इनटेक करती हैं, इसलिए उनकी ब्रीथिंग रेट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की ब्रीथिंग रेट से फास्टर होती है। अब फिश में हमने पढ़ा है कि इसका एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। कौन सा होता है? गिल्स। फिश में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? गिल्स। आपने देखा होगा कि फिश जो होती हैं वो अपने माउथ ओपन करके सांस लेने का काम करती हैं। यानी कि जब माउथ ओपन करती हैं, जब फिश अपना माउथ ओपन करके वाटर एंटर करती हैं तो उनके जो गिल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लोज होते हैं। जो गिल्स क्लोज होते हैं और जब माउथ से वाटर एंटर करता है, वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब करी जाती है? ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब करी जाती है, और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो गिल्स के हेल्प से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जब उसका माउथ ओपन होता है तो गिल्स क्लोज होते हैं, और जब गिल्स ओपन होते हैं तो माउथ क्लोज हो जाता है। यानी कि उसकी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वह ब्लड क्या करता है? उस वाटर में मिक्स ऑक्सीजन को ब्लड क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। फिर वह रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में मिक्स होकर वापस वाटर की हेल्प से बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इस तरह से जो फिश एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वह अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड लाइफ प्रोसेस, रेस्पिरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रेस्पिरेशन because it is very important life process. Without respiration, without breathing, nobody can survive in this world. Clear? Okay. Thank you.